अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ये है डॉक्टर फॉग और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे कि डैशबोर्ड कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और उन तमाम फार्मूलों पे बात करेंगे जो डैशबोर्ड में अमूमन इस्तेमाल होते हैं। तो हम एक सिंपली देख लेते हैं कि किस डैशबोर्ड में हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो डैशबोर्ड बनाने से पहले हमेशा एक चीज का ख्याल रखिएगा कि डैशबोर्ड को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें अपने पेपर पे जरूर पूरी कर लें। नंबर 1, आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है। वो प्लानिंग क्या होती है कि आपका मकसद क्या है डैशबोर्ड बनाने का, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट। वो मकसद क्या है जिसके लिए आप ये डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं, अपने मैनेजर को दिखाने के लिए, या आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना चाह रहे हैं, फ्यूचर का बजट बनाना चाह रहे हैं, टारगेट सेट करना चाह रहे हैं, कोई थ्योरी को साबित करना चाह रहे हैं या उसको रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, और भी बहुत से मकासद हो सकते हैं डैशबोर्ड को बनाने के लिए। दूसरा, इसमें पॉइंट आपको हमेशा पहले से कैलकुलेट करके रखना चाहिए, एक पेपर पे बना के रखना चाहिए कि उसके केपीआईज क्या होंगे, वो कौन से केपीआईज होंगे जो आपको उस डैशबोर्ड में दिखाने हैं, यानी कि वो अहम नुकात क्या क्या होंगे जो आप अपने डैशबोर्ड में लाजमी दिखाना चाहते हैं। नंबर 3, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप डैशबोर्ड बना किन लोगों के ले रहे हैं, मतलब क्या वो आम से लोग हैं, क्या वो पढ़े लिखे लोग हैं, या वो हाई टेक्निकल लोग हैं, वो एग्जीक्यूटिव हैं, मैनेजर्स हैं, या लो लेवल का स्टाफ है। तो उसके हिसाब से हमें डैशबोर्ड को चीजों को देखना पड़ता है। नेक्स्ट, हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम जो डैशबोर्ड के लिए डेटा बनाएंगे वो कहाँ से हासिल होगा। अब डैशबोर्ड तो हमें चाहिए, उसमें डेटा एक्सेल पे, लेकिन हो सकता है हमें एक्सेल पे मिले, हो सकता है वो हमें CSV फाइल में मिले, हो सकता है वो वर्ड से मिले, हो सकता है वो इंटरनेट से उठाएं, या फिर हो सकता है कि वो हमें किसी डेटाबेस से मिले। तो वो डेटा हमें कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि जहां से वो डेटा मिल रहा है उसके मुताबिक हमें एक्सेल में उसकी सफाई भी करनी पड़ेगी। और आखिरी हमारी प्लानिंग का हिस्सा होता है कि डैशबोर्ड हमें दिखाना कैसे है, यानी कि वो नजर कैसे आएगा, आया वो PDF की शक्ल में होगा, आया उसका प्रिंट हुआ होगा, वो लैंडस्केप होगा या पोर्ट्रेट होगा, वो पावर पॉइंट में दिखाना है या वो एक स्क्रीन पे चलाना है। तो ये तो प्लानिंग पहले 5 पॉइंट तो लाजमी ज़हन में रखने हैं। इसके अलावा फिर दूसरा सेक्शन आता है, वो आता है डिजाइनिंग का, कि हमें डैशबोर्ड में डिजाइनिंग क्या क्या करनी है। इसके लिए 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट जो है, हम डैशबोर्ड में कितनी चीजें चार्ट की सूरत में डालेंगे और कितना डेटा दिखाएंगे। हो सकता है हम सिर्फ डेटा दिखाएं, हो सकता है हम सिर्फ चार्ट दिखाएं, या उसका दोनों का मिक्सचर करें। सबसे बेहतरीन डैशबोर्ड ये होता है जिसमें थोड़ा बहुत डेटा हो लेकिन बाकी चार्ट्स हो। नंबर 2, हमने ये ध्यान में रखना है कि हमने डैशबोर्ड में कलर कौन से इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए बना रहे हैं तो वो लिमिटेड कलर इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा रंग बिरंगी नहीं पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो छोटे लेवल के लोग होते हैं या आम पब्लिक होती है, तो वो ज्यादा कलर पसंद करते हैं। तो ये भी माइंड में रखना है कि हमें कलर कैसे इस्तेमाल करने हैं। नंबर 3, डैशबोर्ड में डायनामिक्स क्या होंगी, यानी ऐसी चीजें जो डैशबोर्ड को चेंज करती हों। मसलन उसमें बटन्स होंगे, उसमें कम्बो बॉक्स होंगे, उसमें कमांड बॉक्स होंगे, उसमें ऑप्शन बटन हो सकते हैं, और उसमें ड्रॉप डाउन हो सकते हैं। तो वो क्या चीजें होंगी जो डैशबोर्ड को चेंज करती रहेंगी हमारे एक क्लिक पे। तो वो चीजें हमने क्या इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन इसमें रख सकते हैं। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। ये एक डेटा है जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं, उनके रीजन लिखे हुए हैं, उनके लिए उस कंपनी ने क्या सेल्स डेटा रखा हुआ था, और क्या सेल्स हुआ था, और क्या टारगेट था इनका टारगेट क्या था, और उसके अगेंस्ट में सेल कितनी हुई इन कंट्रीज में। ये एक डेटा है जो तकरीबन 233 मुल्कों का डेटा है, यानी कि दुनिया के तमाम मुल्कों का सैंपल डेटा मैंने उठाया हुआ है। और उसमें किस तरह का डैशबोर्ड बनेगा वो मैं दिखा दूं। ये देखें, उसमें एक रीजन है साउथ एशिया, तो साउथ एशिया का डेटा बन गया है जिसमें मैं डैशबोर्ड इस तरह बनाऊंगा कि हमें एक तरफ एक्चुअल सेल में पता चल रहा हो कि किस मुल्क में कितनी % हुई उस रीजन की सेल। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम प्रोजेक्शन क्या करेंगे, तो उसमें आएगा कि एक्चुअल इनकी सेल कितनी और नेक्स्ट मंथ के हम क्या प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इस ईयर की इनकी रीजनल टारगेट क्या था और उनकी सेल्स क्या हुई, कितना डिफरेंस आया दोनों में। और लास्ट में यहाँ पे बताया जाएगा कि अगर 100% मान लिया जाए तो ये अपने टारगेट से कितना पीछे रहे हैं। तो यहाँ जैसे बता रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश काफी पीछे रहे हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा पीछे रहे हैं।
तो इस तरीके से हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे और इसमें मुख्तलिफ फिर एरियाज को या मुख्तलिफ रीजन को इस्तेमाल करेंगे, चेंज करेंगे इन दो ड्रॉप डाउन बटन के जरिए, बॉक्स के जरिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेटा के साथ। तो व्यूअर ये है वो डेटा जिस पे हम काम करेंगे। इस डेटा में आप देखें हमारे पास एक रीजन है, ग्रुप है, कंट्री का नाम है, वहाँ होने वाली सेल है और वहाँ का टारगेट क्या है जो कि मिलियंस में मैंने लिखा हुआ है। तो ये टोटल डेटा है हमारे पास। और ये टोटल अगर आप कंट्रीज को देखें तो 233 कंट्रीज हैं, 232 कंट्रीज हैं, यानी कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का डेटा सैंपल बनाया हुआ है। तो सबसे पहले डेटा पे काम करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी वर्कबुक में या एक्सेल की जो फाइल है उसमें 3 शीट्स बनाएंगे, एक रॉ डेटा की, एक टेबल्स के नाम पे, टेबल से बड़ा डैशबोर्ड में जो आपने डेटा रखना है, इनमें से जो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है वो सब आप यहाँ पे सेव करेंगे और फिर आखिर में वो डैशबोर्ड जो कि प्रेजेंट करना है। तो ये 3 शीटें बनाएंगे और यहाँ पे हम जैसे जैसे डैशबोर्ड बनाएंगे यहाँ पे हम टेबल्स को बनाते चले जाएंगे कि कहाँ पे हमें कौन सा टेबल चाहिए और किस तरीके से चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं इस रॉ डेटा पे। इस रॉ डेटा में अगर हम देखें तो इसमें हमें रीजन मिल रहे हैं। सबसे पहले इस रीजन को हम अलग कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रीजन है। ये मैंने पूरी रीजन सेलेक्ट किया, बल्कि हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूरा रीजन मैंने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और यहाँ टेबल में यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि एशिया बार बार आ रहा है, अमेरिका बार बार आ रहा है, यानी कि रीजन बार बार आ रहे हैं। तो हम इसको सिंगल कैसे करेंगे? इसको सिंगल करने के लिए आप डेटा में जाएं, डेटा टैब में आप देखें यहाँ पे डेटा टूल्स में एक ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव डुप्लीकेट। इसको क्लिक करें। ये आपसे पूछेगा कि जनाब आपको ये इस रीजन वाले जो कॉलम है जिसकी हेडिंग रीजन है उसमें डुप्लीकेट खत्म करने हैं, आपका यही है, ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके पास टोटल जो है ये 5 रीजन बचे हैं, जो कि उस डेटा में ये टोटल 5 ही रीजन है जिनको बार बार रिपीट किया गया है। अब हम देखते हैं कि इन रीजन में सब रीजन यानी कि ग्रुप कितने हैं। तो इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर यहाँ पे टेम्परेरी पाइवट टेबल बना लेते हैं, हम थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के पाइवट टेबल बना लेते हैं इसी रॉ डेटा को लेके। कि इस रॉ डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, किसी भी एक सेल पे क्लिक करके इंसर्ट में जाके यहाँ मैंने पिवट टेबल को क्लिक कर दिया। पिवट टेबल में जब मैंने क्लिक किया तो उसने डेटा पूरा सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन न्यू वर्कशीट की जगह मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ और वो दे देता हूँ मैं यहाँ पे मैं पिवट टेबल को प्लेस कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। लेकिन इसको बनाते ही फौरन इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ से डेटा उठाना है। हम एक काम करते हैं, रीजन को यहाँ पे डाल देते हैं। ये 5 रीजन आ गए हमारे पास और इसी के नीचे हम ग्रुप को रख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये रीजन भी आ गए, ग्रुप भी आ गए। अब हर रीजन को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल-C, और इनको अलग से यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू कर लेते हैं। फिर ये दूसरा अमेरिका को पकड़ लेते हैं, कंट्रोल-C, और इसके बराबर में पेस्ट कर देते हैं। फिर एशिया आ गया, एशिया को मैंने थर्ड कॉलम में डाल दिया। फिर यूरोप, ये मैंने यहाँ पे 4th नंबर पे रख दिया। और फिर आखिर में हमारे पास है ओशियाना। ओशियाना को लेके ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। अब ये हमारे पास सारे रीजन आ गए। सारे रीजन में जो जो ग्रुप मौजूद है वो सब आ गए और अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास देखें एक तरह से तमाम रीजन्स आ गए और हर रीजन्स के उनके ग्रुप भी आ गए। ये 2 किस्म का डेटा मिल गया हमें और उसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम अपने उस बने हुए डैशबोर्ड पे जाएं जो शुरू में मैंने दिखाया था, इंट्रोडक्शन में जो दिखाया गया था, तो उसमें 2 ड्रॉप डाउन बटन थे, एक में रीजन थे और एक में ग्रुप थे और हर रीजन अपने ग्रुप के हिसाब से अपना को चेंज कर रहा था। तो सबसे पहले हम ये रीजन को अलग कर चुके हैं, इसके उनको भी अलग कर चुके हैं, क्या कहना चाहिए, ग्रुप्स को। अब एक काम करेंगे कि अब हम चेक करेंगे कि किस ग्रुप में कितने कंट्री हैं। यहाँ पे एक नई कॉलम इंसर्ट करते हैं, हर एक में एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं।
ताकि हमें यहाँ पे लिखना आसान हो कि इनमें कितने कितने ग्रुप हैं। अब इन ग्रुप को चेक कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूले के लिए मैं इसकी थोड़ी बड़ी कर लूँ। हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे काउंट इफ का। काउंट इफ का फार्मूला स्टार्ट किया है, मैंने ब्रैकेट ओपन किया है और यहाँ पे रॉ डेटा में जाके मैं इस ग्रुप को सेलेक्ट करता हूँ, फिक्स कर देता हूँ और ताकि ये चेंज ना हो, और कोमा के बाद मैं लिख देता हूँ मुझे जो क्राइटेरिया चाहिए इसके लिए वो इसके बराबर में मौजूद है। ठीक है, और ये चूंकि चेंज होता रहेगा हम इसको आगे कॉपी करेंगे, इसलिए इसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ईस्टर्न अफ्रीका में 20 कंट्री हैं और ये इन बाकी को भी देख लें तो ये इनके भी कंट्रीज आ गए। अमेरिकन एरिया में जाएं तो ये आ गए, एशिया में जाएं तो ये आ गए, यूरोप में जाएं तो ये आ गए और ओशियाना में गए तो ये आ गए। ये आपके पास टोटल कंट्रीज आ गए कि किस एरिया में कितने कंट्रीज हैं। ये काउंटिंग डालने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें ये पता हो कि हम किस एरिया से कितने कंट्रीज रखेंगे और हमारे पास मैक्सिमम कंट्री किस एरिया में कितना है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें 20 मिल रहा है या 26 है, अभी 26 सबसे हाईएस्ट है, तो 26 हमारे पास हाईएस्ट कंट्री होंगे। इसका मतलब ये होगा कि डैशबोर्ड का जो यहाँ पर टेबल बनेगा वो कम से कम 26 कंट्रीज का तो होना चाहिए, क्योंकि ताकि सारे कंट्रीज आ चुके हैं। मैक्सिमम 26 तक जाएंगे, मिनिमम वो 2 तक जा सकते हैं, लेकिन हमें 26 का तो टेबल रखना है। तो पहली चीज़ तो हमारे पास ये शो हो गई कि हमें बीच में जो टेबल बनाना है वो 26 कंट्रीज का होगा। तो हम ऊपर हेडिंग की 2 लाइन छोड़ के बाकी 26 सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो 26 हो गए। 26 और एक हेडिंग होगी 27। फिर कंट्री के बाद वहाँ पे टारगेट आएगा, फिर इसकी सेल्स आएगी और ये फिलहाल हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। तो हम इसको एक बॉक्स में इनके गिर्द एक बॉर्डर बना देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा टेबल है। ये हमारा टेबल का पोर्शन होगा जिसमें हम सबसे पहले यहाँ पे कंट्री का नाम लिखेंगे, यहाँ पे इनका टारगेट क्या होगा वो लिखेंगे और यहाँ पे इनकी सेल्स एक्चुअल हुई कितनी थी वो लिखेंगे। तो ये 3 पोर्शन का हमारा डैशबोर्ड का पहला हिस्सा तो आ गया कि हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। अब टेबल बनाने के बाद मैं इस लाइन को थोड़ा सा डबल कर लेता हूँ, इस कॉलम की चौड़ाई को डबल कर लेता हूँ क्योंकि कंट्रीज के नाम बड़े होंगे। और यहाँ पे हम कंट्री के लिए रीजन के लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपके लिए जो ऑप्शन मैं फेवर करता हूँ वो ये है कि आप डेवलपर पे जाएं। अगर आपके पास डेवलपर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप इस फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में सबसे आखिर में ऑप्शन बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक होगा कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन को क्लिक करें और यहाँ पे जो मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए आपको, जो आपके पास टेब्स अवेलेबल हैं उसमें डेवलपर टेब है, उसको आप चेक लगा लें, चेक कर लें और ओके कर दें तो आपको डेवलपर टेब आ जाएगा। अगर आप 2007 पे काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। 2007 और 2010 में वो यूँ है कि आप ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे पहले में ही जनरल में ही यहाँ पे तीसरे नंबर पे वो ऑप्शन होता है, क्योंकि मेरे पास 2019 है, लेकिन 2007 और 2010 में यहाँ पे 3rd नंबर पे डेवलपर टेब लिखा हुआ होता है जनरल ऑप्शन में ही। उसको चेक लगा के ओके कर देंगे तो आपका डेवलपर टेब आ जाएगा। तो डेवलपर टेब लाने के बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट को दबाना है, जो कंट्रोल्स के अंदर है डेवलपर टेब के कंट्रोल्स में इंसर्ट दबाना है और फॉर्म कंट्रोल में हमने यहाँ से ड्रॉप डाउन उठाना है। ये कॉम्बो बॉक्स जो है इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और कहीं भी मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये कॉम्बो बॉक्स आ गया, इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे इतना मोटा नहीं चाहिए, पतला सा चाहिए और रीजन के नाम इतने बड़े बड़े नहीं है, मुझे इतना बड़ा भी नहीं चाहिए। तो ये एक छोटा सा मैंने बना लिया है और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बिल्कुल कंट्री के ऊपर। इसका एरिया भी कंट्री के हिसाब से कॉलम के हिसाब से कर लेता हूँ कि ये कॉलम में आ जाए। तो ये मैंने ड्रॉप डाउन बना दिया है। इस ड्रॉप डाउन को बनाने के बाद इसमें हम डेटा किस तरह डालें।
तो इसको आप क्लिक करें तो अभी तो इसमें कोई डेटा नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ पे याद रखें कि इसको राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट हो गया और सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें फॉर्मेट कंट्रोल है। फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे तो आपसे पूछ रहा है कि जनाब इनपुट रेंज क्या होगी। इस इनपुट रेंज को कंट्रोल में मैं क्लिक करता हूँ और टेबल में जाके ये पहला ग्रुप है जो कि मैं रीजन के तौर पे इस्तेमाल करूँगा, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साथ साथ मैं इसमें सेल लिंक दे देता हूँ A1 को, कि A1 जो है मेरा सेल लिंक होगा, यानी कि जो मैं रीजन सेलेक्ट करूँगा उसके हिसाब से उसको नंबर देगा। और चूंकि मेरे पास 5 है डेटा में, यहाँ पे 8 लिखे हुए, मैं इसको 5 कर देता हूँ कि एक क्लिक पे मुझे पाँचों के पाँचों नजर आए। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप इसको देखें तो यहाँ पे आपके पांचों रीजन आ गए। जब मैं एशिया को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जब मैं अमेरिका को सिलेक्ट करूंगा तो 2 आ जाएगा, अफ्रीका में 3 आ जाएगा, यूरोप में 4 आ जाएगा और ओशियाना में 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक ड्रॉप डाउन डाला है। अब हम आते हैं कि इस ड्रॉप डाउन में जो हमने नंबर डाले हैं उससे हमें डेटा चेंज किस तरह करेंगे हम। तो व्यूअर, जब ये नंबर चेंज हो रहे हैं, जैसे ये मैं चेंज करता हूँ, 1 आ गया एशिया पे, अमेरिका पे 2 आ गया, अफ्रीका पे 3 आ गया, यूरोप पे 4 आ गया। ये नंबर चेंज हो रहे हैं, इसके इस्तेमाल करके हम दूसरे ड्रॉप डाउन को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए होगी जिसपे वहाँ नंबर चेंज हो तो यहाँ पे डेटा चेंज हो और हमारे पास ग्रुप बनते जाएं। तो इसके लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं चूज का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और चूज के लिए हम डेटा लेंगे। सबसे पहले इंडेक्स नंबर जो होगा हमारा, या जो वैल्यू होगी जो हमें पोजीशन बताएगी वो होगी ये, यानी डैशबोर्ड पे A1 जो होगा, या पहले जो ड्रॉप डाउन है या कॉम्बो बॉक्स है उससे जो लिंक नंबर्स हैं उसको हम लेंगे और इसको कर देंगे फिक्स, क्योंकि ये हमारा चेंज एड्रेस चेंज नहीं होगा, हर एक में यही रेफरेंस चलेगा। और उसके बाद कोमा दबाएंगे। तो अब हमसे पूछ रहा है कि हमें वैल्यू क्या चाहिए जो हमें चेंज करनी है। तो वैल्यू हमारे पास टेबल्स होंगी। क्योंकि सबसे पहले एशिया है तो हम एशिया की पहली वैल्यू ले लेते हैं। ये एशिया और उसकी पहली वैल्यू सेंट्रल एशिया है, ठीक है। सेकंड वैल्यू हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे जो लिस्ट है उसके मुताबिक है। सेकंड है अमेरिकाज में कैरिबियन लिखा हुआ है। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास अफ्रीका, तो ये ईस्टर्न अफ्रीका आ गया। फिर यूरोप है तो ये यूरोप ले लिया। और आखिरी 5वें नंबर पे ओशियाना है तो ओशियानिया ले लिया। तो ये हमारे वैल्यूज हो गई। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर दबा देंगे तो ईस्टर्न यूरोप आ गया ये। और इसी फार्मूले को, चूंकि हमारे पास मैक्सिमम 5 ग्रुप हैं तो इसको नीचे 4 में पेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये 4 ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन आखिर वाले में चूंकि 0 आ रहा है, क्योंकि यूरोप, अमेरिका, यूरोप और ओशियाना में 4 ही है, 5वां ग्रुप नहीं है। तो हम इसमें ये कर देंगे कि हमारे जो ये ग्रुप है, आखिरी फार्मूला है, इसमें अमेरिका की जगह पे हम ब्लैंक डाल देंगे, क्योंकि हमें आखिरी सेल में इस पर ब्लैंक चाहिए, यहाँ पे वैल्यू नहीं है। और जो ये यूरोप की जगह है उस पर भी हम ब्लैंक कर देंगे, इसको भी ब्लैंक कर दिया। और लास्ट वाला भी हमने 2 इन्वर्टेड कोमा डाल दिए, जिसका मतलब है कि वो ब्लैंक लेगा। तो हम इसको एंटर कर देंगे। तो अब एशिया और अफ्रीका के अलावा अगर कोई और कॉन्टिनेंट लिया जाएगा या कोई और रीजन लिया जाएगा तो उसमें ब्लैंक लेगा। अब इसको हम चेक करते हैं। एशिया को सबसे पहले एशिया को लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो गई। तो वहाँ हमारे यहाँ पे चूज में सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न एशिया के 5 वैल्यूज आ गई। लेकिन अगर हम इस पर 5 कर लेते हैं, आखिरी वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया आया, जो 5वां हमारे पास खाली हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक वेरिएशन ऑफ ग्रुप आ गई कि जैसे जैसे यहाँ पे नंबर चेंज होगा हमारे ग्रुप चेंज होते रहेंगे। तो अब हमारे पास एक तरह से दूसरे कॉम्बो बॉक्स के लिए या ड्रॉप डाउन के लिए हमारे पास वैल्यूज मिल गई हैं जो डायनामिक्स होंगी, जो चेंज होती रहेंगी। तो हम वही काम करते हैं जो हम ओशियन ये रीजन के लिए हमने ड्रॉप डाउन बनाया था, कॉम्बो बॉक्स डाला था, हम इसी तरीके से एक और फॉर्म कंट्रोल कॉम्बो बॉक्स डालते हैं जो हमारे ग्रुप के लिए काम आएगा। तो ये मैंने इंटर किया, यहाँ मैंने क्लिक किया, इसका साइज मैं वापस चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे इतना बड़ा साइज नहीं चाहिए।
साइज मेरा बिल्कुल छोटा होगा, ये यहाँ पे आ गया और इसको इक्वल कर दिया, इसके साइज के मुताबिक दोनों को बराबर कर दिया और इसकी लंबाई मैंने 2 कॉलम पे कर दी ताकि ये कॉलम से बाहर ना हो। ये हमारे पास ग्रुप आ गया, ग्रुप के लिए हमारे पास कॉम्बो बॉक्स बन गया। अब हमने इसमें सिर्फ डेटा पुट करना है, यानी कि इसको राइट क्लिक करके इसकी फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है। फॉर्मेट कंट्रोल में हम जाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेट कंट्रोल का बॉक्स खुल गया है। इनपुट रेंज सबसे पहले पूछ रहा है, तो इनपुट रेंज में हमारे पास वही रूल है कि हम ये 5 वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। और सेल लिंक में हम A2 ले लेंगे कि यहाँ पे इसका सेल लिंक ले, जिससे हम कंट्रीज की डिसीजंस लेंगे कि हमारी कंट्री भी इसी तरह डायनामिकली चेंज हो। और इसको ड्रॉप डाउन लाइन में हम चाहे तो 5 कर दें, चाहे 4 कर दें, 3, 2 आपकी चॉइस है। मैं वही 5 कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब आप इसको देखेंगे तो जब मैंने ओशियाना क्लिक किया हुआ तो मुझे ओशियाना के ग्रुप दिखा रहा है। अगर मैं एशिया सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एशिया के ग्रुप दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे अमेरिकाज लिखता हूँ तो ये अमेरिकाज के ग्रुप दिखा रहा है। यहाँ पे मैं अफ्रीका को लेता हूँ तो ये अफ्रीका के ग्रुप दिखा रहा है। तो ये सारे ग्रुप्स हमें दिखा रहा है। तो इस तरह हमने अपने दूसरे कॉम्बो बॉक्स को भी कंप्लीट कर लिया, यानी दूसरे भी ऑप्शंस ड्रॉप डाउन को जो डायनामिक है वो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हम आते हैं इसकी कंट्रीज के ऊपर। तो जब हम यहाँ से किसी को चूज करें, किसी ग्रुप को, तो उसके कंट्रीज आए जिसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ये। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना होगा कि हमें इस एरिया में किसी भी जगह पे हमें ये तय करना होगा कि इन 5 कंट्री में से, जैसे इस वक्त ईस्टर्न अफ्रीका, मिडिल अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका के कंट्रीज हैं, ग्रुप्स हैं, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है इस वक्त हमने कॉम्बो बॉक्स पे चुना हुआ है, जो इसका नंबर 1 आ रहा है, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम वही चूज का इस्तेमाल करेंगे। चूज का फार्मूला इस्तेमाल किया मैंने और डैशबोर्ड पे जाके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। मुझे चूंकि एक ही फार्मूला इस्तेमाल करना है, एक ही जगह पे इस्तेमाल करना है, तो मुझे इसको कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं है। कोमा, फिर अगेन ये पूछ रहा है कि हमें वैल्यूज कौन कौन सी लेनी जो हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये पहला है जो वेरिएबल होगा, ये दूसरा भी वेरिएबल है, ये तीसरा भी वेरिएबल है, ये चौथा भी वेरिएबल है और ये 5वां भी वेरिएबल है। यानी कि ये 5 में से हमने जो वहां पे सेलेक्ट किया है, क्योंकि अभी हमने एक सेलेक्ट किया हुआ है ईस्ट अफ्रीका, तो वहां पे ईस्ट अफ्रीका लिखा हुआ है। मिडल ईस्ट अफ्रीका लिखेंगे तो यहाँ पे मिडल अफ्रीका आ गया। इस तरह अगर हम तीसरा ग्रुप ले लें नदरन अफ्रीका, तो नदरन अफ्रीका आ गया। यानी जैसे जैसे हम वहां पे डेटा चेंज करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक चेंज होगा। ये मैंने एशिया ले लिया तो यहाँ पे 3rd नंबर पे साउथ ईस्ट एशिया है, तो यहाँ पे भी साउथ ईस्ट एशिया आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन कर ली कि हम किस ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो व्यूअर ये ग्रुप में भी एक ग्रुप को अलग करने के बाद अब हमें जरूरत है कि जो ग्रुप यहाँ पे अलग हो उसके कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पर बन जाए, यानी कि हम कंट्री वाइज लिस्ट बना लें। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए एक काम ये करना पड़ेगा कि रॉ डेटा में काम करना पड़ेगा। वो काम ये होगा कि जो रीजन है इससे पहले एक हमें कॉलम इंसर्ट करना होगा और यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। फार्मूला हम जो इस्तेमाल करेंगे थोड़ा टेक्निकल है, तो थोड़ा समझने की जरूरत है कि हम एक कॉन्केटिनेट का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्केटिनेट में सबसे पहले हम ये ग्रुप लेंगे और उसके साथ जोड़ देंगे काउंट इफ के फार्मूले को। काउंट इफ का फार्मूला मैंने पहले भी इस्तेमाल किया था और बहुत आसान सा फार्मूला है, लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि हम इसको रनिंग काउंट इफ करेंगे। रनिंग काउंट इफ का मतलब ये होता है कि हम जिस सेल पर हैं वो और उससे पिछले डेटा तक, ठीक है, मेरे पहले सेल में उससे पिछला डेटा यहीं पर ही खत्म हो रहा है, इस तक ये वाला नाम कितनी बार आया है, इसको हम कहते हैं रनिंग काउंटिंग। तो रनिंग काउंटिंग में देखते हैं और इसमें से एक तब्दीली करते हैं F2 करके कि ये पहला रेफरेंस जो मैंने लिया है इसको F4 के जरिए फिक्स करता हूँ, दूसरे को मैं फ्री रखता हूँ ताकि ये आगे बढ़ता रहे और फिर इंटर कर देता हूँ। अब मैं इसको नीचे तरफ ड्रैग कर दूंगा और डबल क्लिक करके इसको ओपन कर दूंगा, तो देखेंगे ये हर रीजन ग्रुप के साथ यहाँ पे आ रहा है ईस्टर्न एशिया 1, सदर्न एशिया 1, नदरन
अमेरिका 1, साउथ ईस्टर्न एशिया 1, फिर सदर्न एशिया 2 आ गया, क्योंकि सदर्न एशिया 1 पहले आ चुका है, तो अब जो दूसरा कंट्री सदर्न एशिया में वो सेकंड हो गया। इस तरह ये हर एक को काउंट कर रहा है कि किस ग्रुप में कितने कंट्रीज आ रहे हैं। तो अब हमें जो यहाँ पे एक गिनती लिखनी है 1, 2, और हमें पता है कि मैक्सिमम 26 है, तो 26 का इस्तेमाल करेंगे। ये 26 मैंने फिल कर लिए यहाँ पे, सॉरी, ये 26 मैंने फिल कर दिए। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि जो ग्रुप यहाँ पे आ रहा हो उसी के कंट्रीज को वो उठाए, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, और यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनाऊंगा मैं। वी लुकअप वैल्यू हमारे पास ये होगी, और जिसको मैं फ्रीज कर दूंगा, लेकिन उसके साथ कॉन्केटिनेट कर दूंगा ये नंबर, यानी कि उस ग्रुप का पहला कंट्री यहाँ पर है, फिर इसी ग्रुप का दूसरा कंट्री है, कोमा। ये डेटा मुझे कहाँ मिलेगा, इसके लिए मैं एरे दे रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, और फिर वो मुझसे पूछ रहा है, जिसे मैंने फ्रीज कर दिया है, और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि कॉलम नंबर क्या है, तो 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे मुल्क है तो मैं 4 लिख दूंगा। इसके बाद कोमा 0, ये मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। यहाँ मेरे पास कंट्री आ गए, और मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया। अब देखिए ये सब सारे कंट्री आ रहे हैं, लेकिन 11 के बाद ये एनए आ गया। 11 के बाद एनए आने की वजह ये है क्योंकि अगर मैं साउथ ईस्टर्न एशिया को देखूं तो यहाँ पे कंट्री है 11, तो 11 के बाद तो एरर आना था। तो हम इस एरर को कैसे खत्म करें, तो हम एक काम करते हैं कि वही पहले वाले फार्मूले में उसके शुरू में हम एक और फार्मूला लिख देते हैं, इफ एरर, कि अगर इस फार्मूले में कोई गलती आती है तो फिर वो ब्लैंक जवाब दे दे, यानी कि कोई जवाब ना दे। ये मैंने कर दिया, तो अब देखिए ये ब्लैंक एरिया आ गया। इस तरह हमने कंट्रीज को यहाँ पे तय कर लिया। अब जैसे मैं सबसे बड़ा एरिया भी ले लेता हूँ, ये साउथ एशिया नहीं, साउथ एशिया से बड़ा वेस्टर्न एशिया है, उसको ले लूँ एशिया में ही। तो यहाँ पे देखिए वेस्टर्न एशिया के कंट्रीज आ गए, और ये 18 कंट्रीज हैं, साइप्रस, बहरीन, कतर। इस तरह मैं जो इलाका लूंगा वो इलाका ऑटोमेटिक यहाँ तब्दील होगा। तो इस तरह हम जो है अपना डेटा एक सेलेक्ट कर लेंगे, अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कंट्रीज की डायनामिक लिस्ट बनाने के बाद अब हमने सिर्फ ये करना है कि इस डेटा को ट्रांसफर करना है अपने डैशबोर्ड की तरफ, क्योंकि हमने कंट्री की डायनामिक लिस्ट भी बना ली है। उसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, इज इक्वल टू, और मैंने पहला जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जगह तुर्की इस वक्त नजर आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है आगे जाके, और उसको इंटर दबा देना है। तो यहाँ पे तुर्की आ गया, इसी को मैं कॉपी करके, चूंकि 26 है तो मैं 26 तक ले जाता हूँ। तो इसमें एक एरर भी आएगा, वो भी देखते हैं। 26 कंट्रीज यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे आके बिल्कुल ही एग्जैक्टली जितने कंट्री वहाँ मौजूद है, बाकी इसके नीचे जो खाली जगह थी वो खाली जगह ही आई है, क्योंकि इसने भी ब्लैंक सेल ले लिए हैं। इसको मैं चौड़ा कर दूं और हाईएस्ट जो रेंज है वो ले लूं, तो ये आपके कंट्रीज यहाँ पर आ गए। और अब इन कंट्रीज का हम वी लुकअप के जरिए, लेकिन इफ एरर के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे एरर आएगा, मैंने जैसे शुरू में कहा कि यहाँ भी एक एरर आएगा, इफ एरर के साथ वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। वी लुकअप तुर्की, और ये तुर्की को सर्च करना है इसने इस रॉ डेटा में, यानी इस कंट्री वाले कॉलम में, और इसके बाद जो इसका डेटा है वो हमने ले लेना है। चूंकि हम सेल्स ले रहे हैं इसलिए सेल्स बराबर में ये, इसलिए हम ये 2 करके 0 कर देंगे, और सॉरी 2 के बाद कोमा, फिर 0 कर देंगे,
यानी बिल्कुल एग्जैक्ट यही वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। और अगर इसका जवाब हमें ना मिले तो फिर ब्लैंक एरिया दे दे, इफ एरर के फार्मूले को क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। तो सॉरी, ये हमारा टारगेट था, सेल्स नहीं थी, तो हम यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देते हैं, तो ये हमारा टारगेट आ गया। वैल्यू को हम 2 डिजिट्स में कर देते हैं और इसको नीचे तक कॉपी कर देते हैं। ये हमारे पास तमाम कंट्रीज के टारगेट आ गए और इसी फार्मूले को मैं कॉपी करके सेल्स में पेस्ट कर दूं और यहाँ पे मैं 3 की जगह 2 कर देता हूँ ताकि अब ये मुझे सेल्स बता दे। ये इसने मुझे सेल्स बता दी, इसको भी 2 डिजिट्स में कर दिया। तो ये मेरे पास सेल्स और कंट्री, टारगेट और सेल्स आ गई मेरे पास। अब मैं जैसे जैसे डेटा चेंज करूंगा डेटा ऑटोमेटिक चेंज होता चला जाएगा। तो हमारे डैशबोर्ड जो बनाना है हमने, उसमें हमें जो डेटा रिक्वायर्ड है, जो हम टेबल दिखाना चाह रहे हैं, वो टेबल हमारा यहाँ पे बन गया। अब हमें इसमें बहुत आसानी से हम अपनी चीज़ों को डायनामिकली तब्दील कर सकते हैं। अब हम अपने दूसरे स्टेप पे जाते हैं, वो है डैशबोर्ड की डिजाइनिंग। तो डैशबोर्ड को कैसे प्रेजेंट करें, इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या हमारा डैशबोर्ड में जो डेटा है वो लैंडस्केप पे सही आ रहा है या पोर्ट्रेट। मैं फाइल में जाता हूँ और प्रिंट में जाके देख लेता हूँ कि उसकी व्यू कैसा आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो पोर्ट्रेट में नीचे काफी जगह बच रही है, जबकि साइडों पे जगह नहीं बन रही, यानी इसके लेफ्ट और राइट पे जगह नहीं बन रही, लेकिन नीचे काफी जगह है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि इसके जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप कर देता हूँ। लैंडस्केप करने से अब मुझे ये होगा कि अब मैं इसका प्रिंट व्यू देखूँ तो अब मुझे ये साइडों पे जगह मिल रही है जबकि नीचे कम हो गई है। तो मेरे लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि मैं अपने चार्ट्स लगाने के लिए इसको लैंडस्केप स्टाइल में लूँ, ना कि पोर्ट्रेट में। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा कॉलम्स है और यहाँ पे कम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो इनको बैलेंस करने के लिए, सेंटर करने के लिए मैं यहाँ पे एक कॉलम इजाफा कर देता हूँ। तो ये 4x4 कॉलम्स हो गए दोनों तरफ और इक्वल प्लेस हो गई मुझे स्क्रीन दिखाने के लिए, प्रिंट के लिए। लेकिन स्क्रीन के लिए तो काफ़ी जगह है मेरे पास। अब हम एक काम करते हैं, इसमें चार्ट डालना शुरू करते हैं और इस डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप 2016 या 2013 या उसके बाद का डेटा MS एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे बेहतरीन चार्ट जो कंट्रीज के लिए होता है वो होता है मैप चार्ट, जिससे आपकी कंट्री की आपको अपने एरिया की लोकेशंस मिलती है। तो ये मैं मैप चार्ट डाल देता हूँ। और अगर आप पुराने वर्जन देख रहे हैं, चलाते हैं, तो उसमें आपको मैप चार्ट नहीं डाल सकेंगे। उसमें मैप चार्ट डालने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट से उठाने पड़ते हैं, जो यहाँ पे मैं 2019 में मेरे लिए इरेलेवेंट है। तो ये मैं मैप चार्ट डालूँ तो मैंने जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दिखाती है, पूरी वर्ल्ड का मैप दिखा रहा है। मैं इसको कम करता हूँ। मैं सबसे पहले तो ये डेटा डिलीट कर देता हूँ, इसमें से रीजन्स को डिलीट कर देता हूँ और इसको राइट क्लिक करके मैं इसकी फॉर्मेशन में जाता हूँ, फॉर्मेट प्लॉट एरिया में। जब प्लॉट एरिया में ये फॉर्मेशन में मैं गया हूँ, यहाँ पे मैं सीरीज की फॉर्मेशन करता हूँ और सीरीज की फॉर्मेशन में मैं इसकी ग्राफ में जाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दे रहा है, मैप प्रोजेक्शन, ऑटोमेटिक मैप जो होता है वो ग्लोब की तरह राउंड होता है। लेकिन मैं स्ट्रेट मैप चाहता हूँ, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन ले लेता हूँ, मैर्केटर, जिससे जो है वो पूरी दुनिया को एक स्ट्रेट या सीधी जमीन के तौर पे पेश करेगा। मैप एरिया में मैं ऑटोमेटिक नहीं लेता बल्कि ओनली रीजन्स लेता हूँ विद डेटा, ताकि जिस रीजन को मैं सेलेक्ट करूँ सिर्फ उसी को डेटा ले। और इसके मैप लेबल में मैं लिख देता हूँ शो ऑल। ये 3 पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो इसके हिसाब से अब ये मेरे पास रीजन आ गया है और मुझे अपना इलाका बड़ा नजर आने लगा है। मैं जब इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ, ओशियाना की जगह मैं एशिया में आता हूँ, तो ये सेंट्रल एशिया है, ये ईस्टर्न एशिया है। इस तरह मुझे यहाँ पे रीजन पता चलता रहेगा कि मैं किस रीजन की डेटा दिखा रहा हूँ। ये साउथ ईस्टर्न एशिया है, ये सदर्न एशिया आ गया और ये वेस्टर्न एशिया। तो इस तरह से अब मैंने एक मैप चार्ट डाल दिया है। सेकंड चार्ट जो मैं इसमें डालना चाहता हूँ वो चार्ट में रखना चाहता हूँ इस डेटा में
कि अगर ये देखा जाए कि जनाब इन्होंने अपने टारगेट के मुकाबले में सेल कितनी की है, इसके लिए मैं चार्ट में जाता हूँ। अब मैं इसमें मैं देखूंगा कि मेरे लिए कौन सा चार्ट यहाँ पे बेहतर रहेगा जिसमें सेल्स और सेल को टारगेट को दोनों को अच्छी तरह डिफाइन कर सके। तो मैं चार्ट के मुख्तलिफ ऑप्शन में जाता हूँ। पहले तो इनके रिकमेंडेड चार्ट देख लेता हूँ कि इनके हिसाब से इसमें कौन कौन से रिकमेंडेड है। ये मुझे बार चार्ट दिखा, क्लस्टर बार दिखा रहा है जिसमें दोनों बार नजर आ रही होंगी। एक ये स्कैटर चार्ट दिखा रहा है जिसमें एक लाइन जा रही है टारगेट की और उसमें मैं डाल चुका हूँ। इसके अलावा ये स्कैटर एक और बार दिखा रहा है, ये कॉलम है, यानी मुख्तलिफ किस्म के चार्ट दिखा रहा है जो जिनमें से मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ से चार्ट ले लेता हूँ। मैं कॉम्बो चार्ट लेता हूँ। कॉम्बो चार्ट में मैं ये दिखाता हूँ कि जनाब टारगेट जो है वो जो इसमें टारगेट है जो सीरीज 1 है वो मुझे इसमें क्लस्टर नजर आए यानी कि बार कॉलम की सूरत में नजर आए, जबकि जो मेरा सेल्स है वो मुझे लाइन की सूरत में नजर आए। ये मैं कर लेता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। मेरा ये चार्ट इंटर हो गया। ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया चार्ट को और इसमें मुझे भी कंट्रीज की जरूरत नहीं है। ये मैंने ये सीरीज को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से ये मैंने दूसरा चार्ट यहाँ पे डाल दिया है। तीसरे चार्ट के लिए हम वही करते हैं कि डेटा को सेलेक्ट करते हैं और डेटा के साथ हम कंट्रोल के साथ में सिर्फ सेल्स को सेलेक्ट करता हूं कि आया कि उन्होंने कितनी कितनी सेल की है, ताकि मुझे ये पता चले कि पाई चार्ट में इनका हिस्सा कितना बन रहा है। यहाँ पे मैं एक पाई चार्ट 3D में ले लेता हूँ। ये 3D में आ गया। मैं कंट्रीज को यहाँ से हटा देता हूँ, जो लीजेंड से उनको हटा देता हूँ और इसमें एक 3D स्टाइल में ले लेता हूँ थोड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए। ये 3D स्टाइल में है जिसमें कंट्रीज आ रहे हैं और साथ में इनके चार्ट एलिमेंट्स में मैं परसेंटेज भी दिखा देता हूँ, यानी कि इसके साथ मैं फॉर्मेट डेटा लेबल में एक परसेंटेज डाल देता हूँ कि इतनी परसेंट सेल यहाँ हुई है, यानी उस रीजन में किसने कितनी परसेंट सेल की है। एरिया को फिर हम डिफाइन कर लेंगे। फिलहाल मैं जगह को बना लूँ। ये हमारा एक चार्ट और आ गया। इसको मैं डेटा के पीछे छुपा देता हूँ। डेटा को मैंने पीछे छुपा दिया है ताकि पता ना चले कि वर्किंग क्या चल रही है। ये हमारा चार्ट आ गया। अगर आपको ये चार्ट समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कंट्रीज आपस में बहुत मिक्स हो रहे हैं तो आप चाहें तो इसकी रोटेशन कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी रोटेशन कर लें 3D में। रोटेशन में ले लेता हूँ इसकी और इसकी रोटेशन अपने हिसाब से तय कर लेता हूँ कि किस तरह मुझे कंट्रीज के नाम ज्यादा से ज्यादा नजर आए। मैंने बड़े एरियाज पीछे कर लिए, छोटे एरिया आगे कर दिए ताकि मेरे को आपस में तकसीम कर सकूं और इनको अलग अलग फैला देता हूं। वो आपकी मर्जी है कि आप चार्ट की डिजाइनिंग कैसे करते हैं या आपका डेटा आपको क्या कहता है, उसके साथ आप इसकी सेटिंग कर लें और इस तरह बाकी को भी आप इसको सेट कर लें। तो अभी बार ये कम्प्लीटली मैंने एक चार्ट डैशबोर्ड बना दिया है जिसमें मैंने चार्ट डाले हैं, जिसमें मैंने 3 आपको बताए थे। इसी तरह आप अपनी मर्जी से चौथा चार्ट डाल सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं इसे वैल्यू चेंज करूंगा या मुख्तलिफ ऑप्शन चेंज करूंगा तो डेटा चेंज होता रहेगा। लेकिन अभी आप देखें तो चार्ट का कुछ एरिया हमारे पास या डैशबोर्ड का कुछ एरिया इनविजिबल है, यानी कि स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, जबकि डैशबोर्ड अच्छा वही होता है जो एक स्क्रीन पे है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले तो ये कि व्यू में जाके मैं इसका फार्मूला बार गायब कर देता हूँ, मैं इसकी हेडिंग्स भी हटा देता हूँ, मैं ग्रिड लाइन भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास बच जाता है अभी भी कुछ एरिया दबा हुआ अंदर, तो मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि मैं इसकी जो रिबन है इसको भी कलेप्स कर देता हूँ। अब कलेप्स करने के बाद मेरा पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर आ गया है। अब डैशबोर्ड में मैं जो चेंजेस करूँ
अब आप चाहें तो ऊपर हेडिंग्स, नीचे इतनी जगह है कि आप ऊपर 2-3 लाइनें रोज नहीं डाल के आप इसमें हेडिंग्स डाल सकते हैं, या आप अपने डेटा को मजीद इंटरेक्टिव कर सकते हैं, या अपने चार्ट को मजीद इंटरेक्टिव कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पर है, आप इसमें किस किस्म के चार्ट्स डालेंगे और किस किस्म का डेटा डालेंगे और उसको मैनिपुलेट कैसे कैसे करेंगे। इसका एक सिंपल तरीका मैंने बताया, इसलिए प्रैक्टिस करें और मजीद इसको बेहतर से बेहतर करें। तो व्यूअर, आपने अगर इस वीडियो में कुछ सीखा हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह आपको फ्रूटफुल और फ़ायदेमंद वीडियो बना कर पेश करते रहें। शुक्रिया।